Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss the lesson number 18 Wastewater Story. In this lesson, we are going to discuss the points Water our lifeline, what is sewage, water freshens up an eventful journey, treatment of polluted water, wastewater treatment plant WWTP, become an active citizen, better housekeeping practices, sanitation and disease, alternative arrangement for sewage disposal, sanitation at public places, and conclusion. So, without any further delay, let's get started. All of us use water in our homes and make it dirty. हम सभी लोग अपने अपने घरों में पानी का बहुत सारा यूज़ करते हैं और हम उसे गंदा भी करते हैं. डर्टी, आर यू सरप्राइज? डर्टी कहा ना मैंने, तो आप लोग सब इस बारे में सरप्राइज हो गए होंगे कि मैम डर्टी क्यों बोल रही है. Rich in leather, mixed with oil, black brown water that goes down the drains from sinks, showers, toilets, laundries is dirty. डर्टी का मतलब ऐसा है कि जब भी हम कुछ भी हाउस चोर्स करते हैं, जो घर के काम करते हैं, तो बहुत सारा साबुन का पानी रहता है उसके अंदर, ऑयल रहता है, ब्लैक ब्राउन वाटर रहता है. और वो सारा पानी किस में से जाता है? हमारे सिंक्स में से, शॉवर्स में से, टॉयलेट्स में से, या जो भी हम कपड़े धुलते हैं गंदे उनमें से. उसको क्या कहा जाता है? इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर. दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड. तो ये जो यूज किया हुआ वाटर है ना, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए. वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स. हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपन्स टू इट? तो हमें इसके अंदर के जो पॉल्यूटेंट्स है, जो गंदी सारी चीज़ें हैं, उसको निकालना चाहिए, उसको फिल्टर करना चाहिए. आपने कभी सोचा है क्या कि ये जो वेस्ट वाटर रहता है उनके साथ में क्या होता है और वो कैसे क्लीन किया जाता है वगैरह? तो इसके लिए देखते हैं पॉइंट नंबर 8.1 वाटर अवर लाइफ लाइन. क्लीन वाटर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग. क्लीन वाटर जो है वो किसी भी आम आदमी की या फिर किसी भी लोगों की, हमारी वो एक बेसिक ज़रूरत है. लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ द मेनी यूजेस ऑफ क्लीन वाटर. तो हम एक माइंड मैप बनाते हैं क्लीन वाटर का. तो उसके लिए यहाँ पे हमें दी गई है एक्टिविटी 18.1. वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ क्लीन वाटर. यू कैन ऐड मेनी मोर. तो हमने यहाँ पे एक माइंड मैप बनाया हुआ है और उसके बीच में जैसे कि यहाँ पे एक हमने ओवल शेप्स के बना दिए हैं. तो कितने ओवल्स बनाए हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5. 5 ओवर्स बनाए हैं. सेंटर में हमने लिख दिया है क्लीन वाटर पुट टू यूज़. तो उसको किस किस चीज़ों के लिए हम क्लीन वाटर यूज़ करते हैं? तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है ड्रिंकिंग. तो इसी तरह से हम दूसरे भी ऑप्शंस लिख सकते हैं कि वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, मेकिंग फूड, कुकिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं ना, उस टाइप के भी हम ऑप्शन यहाँ पे लिख सकते हैं. क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इन अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल. क्लीन वाटर जो रहता है वो सभी मतलब चीज़ों के लिए अनफॉर्चुनेटली हर जगह तो हमें मिलता नहीं है कि अच्छा ही रहेगा हमेशा पानी, ऐसे ज़रूरी तो नहीं है. इट हैज़ बिन रिपोर्टेड दैट मोर देन 1 मिलियन ऑफ पीपल हैव नो असेस टू सेव ड्रिंकिंग वाटर. तो ये रिसर्च किया गया है, रिपोर्ट आई गई है कि 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को कभी भी ड्रिंक के लिए जो सेफ वाटर रहता है ना, फिल्टर वाटर, वो नहीं मिल पा रहा है. दिस अकाउंट्स फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेस एंड इवन डेथ्स. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी मतलब पानी, गंदे पानी पीने की वजह से बहुत सारे डिसीजेस भी हो रहे हैं और इवन डेथ्स भी हो रही है. पानी, गंदा पानी पीने की वजह से अलग अलग बीमारियां होती जा रही है उनको, और मर भी रहे हैं. पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर्स टू कलेक्ट क्लीन वाटर एज यू रीड इन चैप्टर 16. तो आपने चैप्टर 16 में जैसे कि सीखा होगा कि जो लोग रहते हैं ना या बच्चे रहते हैं, वो बहुत सारे किलोमीटर दूर दूर तक जा जाके पानी लाते हैं. साफ़ पानी उनको एकदम से जल्दी से मिलता नहीं है. तो साफ़ पानी के सोर्सेज भी बहुत कम है, तो उस जगह जाने के लिए बहुत बार गांव से दूर रहता है या अपने घर से दूर रहता है. तो बहुत सारे किलोमीटर्स वो चल चल के बेचारे पानी लाते हैं. You have studied in chapter 16 about the increasing scarcity of fresh water due to population growth, pollution, industrial development, mismanagement and other factors. आपने ये भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 16 में कि
फ्रेश वाटर जो है ना वो क्यों कम हो गया है, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हो गया है हमारे यहाँ पे, जितनी भी जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से फ्रेश वाटर मिलना या फिर प्योर वाटर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरा रीज़न है पोल्यूशन है, हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो उसका जो गंदा पानी है या गंदी चीज़ें जो है, धुलती वगैरह है, ऑयल वगैरह जो भी निकलता है वो सारा भी पानी में मिक्स हो जाता है। या फिर कह सकते हो मिस मैनेजमेंट भी है, और दूसरे भी कुछ सारे फैक्टर्स है जो कि रीजन से इसके पानी के पोल्यूशन होने के पीछे। रिलीजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as the International Decade for Action on Water for Life। तो 22 मार्च 22 मार्च 2005 से जनरल असेंबली ने यूनाइटेड नेशन के जो है उन्होंने 2005 से लेके 2015 तक एक स्कीम निकाली गई है, एक निकाला है, उन्हें संकल्प लिया है कि वाटर फॉर लाइफ ये हम क्लीन करेंगे। और इन सबको अर्जेंसी को देख के ना वर्ल्ड वाटर डे बनाया गया है। तो वर्ल्ड वाटर डे किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च 2005 को किया गया है। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड एम टू रिप्रोड्यूस reduce by half the number of people who do not have access to safe drinking water। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, एफर्ट्स की वजह से क्या हुआ है ना, तो इन 10 सालों में ड्रिंकिंग वाटर जो है वो सेफली, मतलब सेफ ड्रिंकिंग वाटर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। देयर हैज़ बीन परसेप्टिबल प्रोग्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ द एम, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ अचीव। तो सेफ वाटर पहुंचाने के लिए उनको लगभग, मतलब बहुत सारी जगह तो सक्सेस भी मिला है, पर अभी भी कम्प्लीटली सक्सेस नहीं मिला है, उनको प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enters a water body or is reused। तो जो पानी क्लीन करने की जो प्रोसेस है ना, तो वो क्या है कि उसके अंदर के जो पोल्यूटेंट्स है वो सारे निकालने हैं हमारी बॉडी के अंदर जाने के लिए, जाने से पहले या फिर रीयूज होने से पहले उसकी जो एक प्रोसेस होनी चाहिए। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। तो ये जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको क्लीन करने की जो प्रोसेस रहती है ना, उसको क्या कहा जाता है? सीवेज ट्रीटमेंट कहा जाता है। इट टेक्स प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। तो उसको क्लीन करने के लिए ना बहुत सारी स्टेजेस है, उसको कुछ स्टेजेस पार कर करके वहां तक पहुंचना रहता है। यहाँ पे है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 18.2, व्हाट इज सीवेज। तो आप कहोगे सीवेज क्या है? तो सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज एंड अदर यूजर्स। सीवेज वाटर मीन्स क्या है कि जो वेस्ट वाटर निकलता है हमारे घरों से, इंडस्ट्रीज से, हॉस्पिटल से या ऑफिसेज से या फिर अदर यूजर्स से, जो भी गंदा पानी निकलता है, जो भी हमारी नालियों में से बहता है, उन सभी पानी को कहा जाता है वेस्ट वाटर, और उसे कहा जाता है सीवेज। It also includes rainwater that has run down the street during a storm or heavy rain। इस गंदे पानी में, इस सीवेज में रेन वाटर भी मिक्स होता है, जो कि मतलब हमारे जो गंदे रोड्स जो रहते हैं वो धुलते हैं ना एकदम से हैवी रेनफॉल में, जब धुलते हैं और वो पानी जब मिक्स होता है तो वो भी गंदा पानी होता है। जब भी हैवी रेन होती है, स्टॉर्म्स आता है तब। द वाटर दैट वॉशेज ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विथ इट। जो पानी रोड्स को धुलता है या फिर अपने रूफटॉप, जो अपनी छत रहती है, उनको धुल के मिक्स होता है ना पानी जो नालियों में जाता है, तो उसमें कई सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस भी रहते हैं। सीवेज इज अ लिक्विड वेस्ट, मोस्ट ऑफ इट इज वाटर विच हैज डिजॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। तो सीवेज जो है ये एक लिक्विड वेस्ट है, उसके अंदर क्या है? तो वाटर है, और बहुत सारी उसके पानी के अंदर मिली हुई, मिक्स हुई हुई बहुत सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज भी हैं। तो यहाँ पे उसके लिए दिया गया है एक्टिविटी 18.2। तो ये देखेंगे हम। एक्टिविटी 8.2 में हमें बताया गया है कि लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और ऑन द रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। तो आपको कहा गया है कि जो भी आपके घर के पास में, स्कूल के पास में या रोड पे या फिर जहाँ भी वाटर फ्लो हो रहा है, तो उसके आप ढक्कन खोल के देखिए, उस ड्रेन को ओपन करके दीजिए और उसमें देखिए कि पानी किस तरह से बह रहा है, कैसा बह रहा है। रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। तो आपको रिकॉर्ड करना है कि उस पानी का कलर कैसा है या स्मेल कैसी है, ऑर्डर कैसा है उसका, ये सारी ऑब्जर्वेशंस आपको लेनी है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड योर टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल 18.1।
तो उसकी जो चीज़ें हैं वो सारी आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ में डिस्कस कीजिए। और यहाँ पे उसके लिए ना एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल 18.1 कंटेमिनेंट सर्वे। तो उसमें आपको लिखना है। तो इस टेबल में क्या है, तो एक टेबल बनाना है हमें, 5 कॉलम्स बनाने हैं, नंबर्स लिखने हैं, टाइप्स ऑफ सीवेज लिखना है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लिखना है, कंटेमिनेंट्स एंड एनी अदर रिमार्क। तो फर्स्ट यहाँ पे लिया है सलेज वाटर, फॉल वेस्ट, ट्रेड वेस्ट। सलेज वाटर कहाँ से आता है, तो सलेज वाटर आता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो उसका ओरिजिन है किचन से आता है। फॉल वेस्ट जो है वो टॉयलेट से मिलता है। ट्रेड वेस्ट जो है वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से हमें मिलता है। और फिर उसमें क्या क्या कंटेमिनेंट्स है वो लिखने हैं हमें, और कुछ रिमार्क्स होंगे तो वो भी हमें लिखने हैं। तो ये सारा इस हमें टेबल 18.1 में कंटेमिनेंट सर्वे में लिखना है। We know that the sewage is a complex mixture containing suspended solids, organic and inorganic impurities, nutrients, saprophytes, and disease-causing bacteria and other microbes। तो हमें पता है कि सीवेज जो है ना एक कॉम्प्लेक्स सा मिक्सचर है, तो उसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक सस्पेंडेड सॉलिड्स है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज भी है, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी है, सेप्रोफाइट्स भी है, और कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी है जो बीमारियों के कारण बन सकते हैं, और छोटे छोटे कुछ अदर माइक्रोब भी हैं। तो उसमें कौन कौन से है वो हम देखते हैं। दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आता है ह्यूमन फिशेस, एनिमल वेस्ट। तो जो हम लोगों से जो मिलता है वेस्ट जो मिलता है वो, या फिर एनिमल वेस्ट, वो ऑयल है, यूरिया यूरिन है, पेस्टिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये जो वेस्ट है ये सारा आता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में। उसके बाद में आता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज। तो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में क्या क्या आता है, नाइट्रेस, फॉस्फेट्स, मेटल्स। तो जो केमिकल्स रहते हैं ना, नाइट्रेस, फॉस्फेट्स एंड मेटल्स, वो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज में आते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आया, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया में क्या है, सच एज वाइब्रियो कॉलेरा विच कॉजेस कॉलेरा, एंड साल्मोनेला पैराफाइल विच कॉजेस टाइफाइड। तो टाइफाइड और कॉलेरा होने के लिए जो माइक्रोब्स रहते हैं, बैक्टीरियाज रहते हैं सॉरी, तो वो उसमें पाए जाते हैं। अदर माइक्रोब्स में क्या मिलता है, सच एज प्रोटोजोन्स विच कॉज डिसेंट्री। जो डिसेंट्री होती है वो प्रोटोजोन्स की वजह से होती है। तो जो माइक्रोब्स रहते हैं पानी के अंदर, उस वजह से यह सारी डिसीजेस हमें होती है। सबसे बड़ा और सबसे करीबी जो रीज़न है हम मतलब मैक्सिमम लोगों का बीमार होने का, तो वो है गंदा पानी। गंदा पानी पीने से मतलब जो भी फ्रिक्वेंटली आप बीमार पड़ रहे हो, या जो भी डिसीज हम कॉमनली देखते हैं ना हमारे आजू बाजू में वगैरह, किसी को डिसेंट्रीज हो गई, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, तो ये सारे किस वजह से हो रहे हैं, तो सारे गंदे पानी की वजह से हो रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज 18.3 वाटर फ्रेशन अप्स एन इवेंटफुल जर्नी। तो इस पॉइंट में हम पढ़ते हैं, in a home or a public building, generally one set of pipes brings clean water and another set of pipes takes away waste water। तो पब्लिक बिल्डिंग में ले लीजिए या घर पे ले लीजिए, जनरली क्या रहता है, दो पाइप लगी हुई रहती है। एक पाइप जो रहता है तो वो देता है हमें क्लीन वाटर देता है, और दूसरा जो पाइप रहता है तो वो वेस्ट वाटर के लिए दिया गया है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स फॉर्मिंग द सीवेज। तो हम किसी भी बिल्डिंग को या फिर घर को देखेंगे ना, उसके बाहर जाके देखेंगे, डक्ट एरिया में जाके देखोगे आप जनरली, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे छोटे और बड़े पाइप का कॉम्बिनेशन सा बना हुआ है, एक नेटवर्क सा बना हुआ है। छोटा पाइप जा रहा है, वो बहुत सारे छोटे छोटे पाइप है वो ज्वाइन किए हुए हैं एक बड़े से पाइप को, और उसमें से फिर वो नीचे अंडरग्राउंड जा रहा है, या फिर उसको और बड़ा पाइप ज्वाइन करके वो एक जगह जा रहा है। तो इस सबको क्या कहा जाएगा, सीवर्स कहते हैं। छोटी छोटी नालियाँ सी बनाई जाती है ना, तो उसको बोलते हैं फॉर्मिंग द सीवरेज, ये कहा गया है उसे। It is like a transport system that carries sewage from the point of being produced to the point of disposal, that is treatment plant। तो ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो जो हमारे घरों में से जो वेस्ट वाटर निकलता है, बाथरूम से निकलता है, कोई किचन से निकलता है, तो वो सारा या फिर बालकनी से निकलता है, छतों से निकलता है, वो सारा पानी एक जगह कलेक्ट होता है, और वो फिर एक मतलब डिफरेंट डिफरेंट पाइप से वो भेजा जाता है उसको ठीक करने के लिए। तो कहाँ भेजा जाएगा उसे, तो
ट्रीटमेंट प्लांट जो रहता है इन सब चीज़ों के लिए वहाँ पे भेजा जाता है. मैन होल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन द सेवरेज at the junction of two or more sewers and at points where there is a change in direction. तो बड़े बड़े मैन होल्स बनाए जाते हैं. कहाँ पे बनाए जाते हैं, कितने डिस्टेंस पे बनाए जाते हैं, तो 50 मीटर टू 60 मीटर के डिस्टेंस पे नालियों पे बनाए जाते हैं बड़े बड़े में. तो वहाँ पे क्या रहता है, एक तो जंक्शन बनाया है ये, इसमें बहुत सारे पाइप्स, दो या फिर दो से ज़्यादा नालियाँ वहाँ पे आके मिलती है, या फिर चेंज डायरेक्शन होता है, जब डायरेक्शन चेंज होता है या जब रोड टर्न होती है तो उस जगह भी ये बनाया जाता है, और फिर वहाँ पे उसे ज्वाइन की जाती है छोटे छोटे सीवर्स. इसके लिए यहाँ पे दी गई है एक्टिविटी 18.3. स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम और स्कूल और बिल्डिंग. डू द फॉलोइंग. तो सीवेज रूट जो रहता है अपने घर पे या स्कूल या बिल्डिंग में आपको देखना है, और क्या बताया गया नीचे जो जो बताया गया उस हिसाब से आपको एक ड्राइंग से बनानी है. मेक ए लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट. तो एक लाइन डायग्राम बनानी है आपको सीवेज रूट की, कहाँ से कहाँ पे कनेक्ट हो रही है उसकी. वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स. तो आप रोड पे जाइए और सर्वे कीजिए और देखिए कि कितने मैन होल्स आपको मिले हैं वहाँ पे, तो उसके नंबर आप काउंट कीजिए. इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एंड अराउंड इट. तो अगर पॉसिबल हो तो आप किसी भी ड्रेन को ओपन करके देख लीजिए, ओपन ड्रेन को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए कि उसके अंदर कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और उनके आजू बाजू और कौन से ऑर्गेनिजम्स आपको मिलते हैं. In case you do not have a sewerage system in your locality, find out how sewage is being disposed of. तो अगर आपके लोकेलिटी में आपको नहीं मिल रहा है सीवरेज सिस्टम, कब नहीं समझ में आ रहा है कि कहीं भी आपको सीवेज रूट नहीं मिला है, या फिर आपको मैन होल्स नहीं मिले हैं, या कोई ओपन ड्रेन नहीं मिला है, तो आप क्या कीजिए कि सीवेज कैसे डिस्पोज होता है तो वो देखिए. ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर. तो पोल्यूटेड वाटर का ट्रीटमेंट कैसे होता है. Perform the following activity. It will help you understand the process that take place at the wastewater treatment plant. तो ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड वाटर के लिए यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाई गई है, तो वो आपको देखनी है. तो यहाँ पे है एक्टिविटी, यहाँ पे है एक्टिविटी 18.4. Divide yourself into groups to perform the activity. Record observation at each stage. तो आप सभी ना एक कुछ ग्रुप्स में डिवाइड हो जाइए और फिर जो ऑब्जर्वेशंस रहेंगे उनको रिकॉर्ड कीजिए. हर एक स्टेज पे जो जो आपको ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं वो आपको लिखते जाना है, रिकॉर्ड बनाना है उसका. फिर अ लार्ज ग्लास जार 3/4 फुल ऑफ वाटर. तो एक ग्लास जार लीजिए, 3/4 भरा हुआ, पानी से भरा हुआ लेना है आपको. एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज ग्रास पीसेस और ऑरेंज पेल्स, a small amount of detergent and a few drops of an ink or any color. तो आपको उस पानी में क्या करना है ना, कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स डालने हैं, लाइक कैसे घास डालनी है उसके अंदर, कुछ कलर का पानी डालना है, डिटर्जेंट डालना है, ऑरेंज पिल्स डालनी है उसके अंदर में, या फिर कुछ ड्रॉप्स इंक की डालनी है. तो ये सारी आपको मिक्स करना है उसमें. कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days. तो उस जार को कैप लगा लीजिए, उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर ना उसको 2 दिन के लिए सूरज की धूप में रख दीजिए. आफ्टर 2 days, शेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब. लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट. सैंपल 1, हाउ डज इट स्मेल. तो 2 दिन आपने धूप में रखने के बाद में क्या करना है ना, तो उसको लेके आना है, उसके ऊपर का ढक्कन निकालना है और वापस हिलाना है, उसको शेक करना है उसे, और फिर छोटा सा अमाउंट टेस्ट ट्यूब में डालना है. और टेस्ट ट्यूब में जाने से पहले उस पर लिखना है कि ये बिफोर ट्रीटमेंट का है, तो उसको सैंपल नंबर 1 ये नाम दे देना है. और उसकी स्मेल कैसी रहती है ये भी आपको लिखना है. यूज एन एरेटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार. तो आपको क्या करना है ना कि एरेटर लेना है, एक्वेरियम में जो मिलता है ना बबल, जो मतलब जाता है, तो वो लेना है और उसके थ्रू ना एयर पास करनी है, हवा भरनी है, उसको फूंक मारना है ग्लास जार के अंदर. अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरेशन. तो उसको एरेशन के लिए ना, बबल बनने के लिए आपको कुछ घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देना है. लिव द एरेटर अटैच्ड ओवरनाइट. और एरेटर को मतलब जो बबल बनाता है एक्वेरियम में, तो उसको आपको रखना है, और एरेटर को आपको ना रखना है पूरी रात में वहाँ पे, ऐसे ही छोड़ देना है. इफ़ यू डू नॉट हैव एन एरेटर, यूज अ मैकेनिकल स्टीरर
और मिक्सचर। आपके पास अगर एरेटर नहीं है तो मैकेनिकल स्टीरर रहता है या मिक्सचर रहता है, उसको यूज़ कीजिए। यू मे हैव टू स्टर इट सेवरल टाइम्स, तो उसको ना आपको कुछ टाइम के लिए हिलाते रहना है। The next day when aeration is complete, pour another sample into a second test tube. Label it as after aeration sample 2. तो दूसरे दिन क्या करना है ना कि आपको टेस्ट ट्यूब वो कंप्लीट होने के बाद में जो एरेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो वो जो सैंपल है आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर भरना है और उसको लेबल करना है सैंपल 2 आफ्टर एरेशन करके। फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। कोन शेप में फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है। वेट द पेपर विद अ टैप वाटर एंड देन इंसर्ट द कोन इन अ फनेल। उसको थोड़ा सा गीला कर देना है टैप वाटर से और फनेल के अंदर आपको डाल देना है। माउंट द फनेल ऑन अ सपोर्ट एज यू हैव लर्नड इन क्लास 6। तो क्लास 6 में आपने जैसे सीखा है ना, तो फनेल के ऊपर आपको उस तरह से वो फनेल रहता है उसके ऊपर कोन शेप में ऐसे रख के आपको रख देना है। प्लेस लेयर्स ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनेल। फिगर 18.2 फिल्ट्रेशन प्रोसेस दिखाई गई है 18.2 में। तो जिस तरह से दिखाया गया ना, तो आपको क्या क्या डालना है, सैंड डालनी है, फाइन ग्रेवल डालना है और मीडियम साइज का ग्रेवल डालना है उसके अंदर में। तो पहले छोटी चीज़ मतलब सैंड सबसे आखिरी में रहेगी। फिर यहाँ पे बताया गया है कि फाइन ग्रेवल डाला है और उसके ऊपर की लेयर जो दिख रही है यहाँ पे वो है मीडियम ग्रेवल की, तो वो डालना है। एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर्स डीप। तो जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट रहता है ना, तो वो तो कोई फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करता है, पर वहाँ पे सैंड फिल्टर की प्रोसेस होती है, सेवरल मीटर्स के अंदर वो होती है। Pour the remaining aerated liquid through the filter into the beakers. Do not allow the liquid to spill over the filter. And the filter liquid is not clear, filter it a few times till you get clear water. तो आप क्या करना है ना, जो ये एरेटेड लिक्विड है इसको फिल्टर वाला जो पेपर लगाया आपने बीकर के ऊपर, तो उसमें फिल्टर करना है। और ध्यान देना है कि जब फिल्टर कर रहे हो तब आजू बाजू पानी ना गिरे या फिर उसके अंदर पानी फिल्टर किए हुए पानी में ना जाए, नहीं तो फिर वो कोई मतलब नहीं रहेगा, फिल्टर वाटर आपको नहीं मिलेगा। और ये जो प्रोसेस है ना, फ्यू टाइम्स आपको रिपीट करनी है जब तक कि आपको क्लीन वाटर नहीं मिल जाता है। पोर सैंपल ऑफ द फिल्टर वाटर इनटू अ थर्ड टेस्ट ट्यूब लेबल्ड फिल्टर सैंपल 3। तो आपको क्या करना है ना, जो फिल्टर वाटर है उसको टेस्ट ट्यूब में भरना है और उसको लेबल करना है सैंपल 3 फिल्टर्ड करके ऐसे लिख देना है। पोर अनदर सैंपल ऑफ द फिल्टर वाटर इनटू फोर्थ टेस्ट ट्यूब। और थोड़ा सा जो फिल्टर वाटर है ना, ये चौथे नंबर के टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ऐड अ स्मॉल पीस ऑफ अ क्लोरीन टैबलेट एंड मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर। लेबल द टेस्ट ट्यूब। तो जो दूसरा जो आपने लिया है ना, फोर्थ नंबर का जो सैंपल लिया टेस्ट ट्यूब में फिल्टर वाटर का, तो उसके अंदर आपको क्या डालना है, क्लोरीन की टैबलेट डालना है और उसको मिक्स करते जाना है। मिक्स कर कब तक करते जाना है कि जब तक कि पानी क्लियर ना हो जाए, और उसको लिखना है सैंपल नंबर 4 क्लोरीनेटेड करके। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल्स इन ऑल द टेस्ट ट्यूब्स, डू नॉट टेस्ट जस्ट स्मेल देम। तो आपको ऑब्जर्व करना है उन सारी चारों टेस्ट ट्यूब्स को, उन्हें टेस्ट नहीं करना है, सिर्फ स्मेल लेनी है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What changes did you observe in the appearance of the liquid after aeration? तो एरेशन के बाद में आपने क्या चेंजेस दिखे वो लिक्विड के, मतलब दिखने में, अपीयरेंस में क्या चेंज दिखा आपको। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, डिड एरेशन चेंज द ऑर्डर? तो क्या एरेशन जो रहता है वो स्मेल चेंज कर देता है क्या। व्हाट वाज रिमूव बाय सैंड फिल्टर, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि सैंड फिल्टर ने क्या रिमूव किया है। और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया, डिड क्लोरीन रिमूव द कलर? तो क्लोरीन का जो कलर रहता है काला वगैरह या कुछ भी कलर आया हो पानी का, तो वो कलर चेंज करता है क्या। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड क्लोरीन हैव एन ओडर, वाज इट वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर? तो क्या क्लोरीन को कोई स्मेल है क्या, या फिर जो वेस्ट वाटर को था उसने कोई वर्स कर दिया था क्या, बेकार कर दिया था क्या उसको। तो ये भी पूछा गया है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 18.4, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस which remove physical, chemical and biological matter that contaminates the waste water.
तो जो ट्रीटमेंट वेस्ट वाटर रहता है ना, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है, तो फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसमें। और वो क्या रिमूव करती है, तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मैटर्स जो रहते हैं वेस्ट वाटर के अंदर, वो सारे वो रिमूव करती है। फर्स्ट है यहाँ पे, वेस्ट वाटर इज पास्ड थ्रू अ बार स्क्रीन, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैन्स, प्लास्टिक पैकेट्स, नैपकिन्स आर रिमूव्ड। फिगर 18.3। तो फर्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है फिगर 18.3 में, हम देखेंगे बार स्क्रीन नाम का ये प्रोसेस है। बार स्क्रीन लगी हुई रहती है, तो पहले फर्स्ट जो रहता है वेस्ट वाटर इसके थ्रू में जाता है। तो उसमें क्या क्या निकल जाता है, तो जैसे कि प्लास्टिक की बॉटल्स रहती है, रैग्स रहती है, कुछ स्टिक्स रहता है, कैंस रहती है, नैपकिन्स रहते हैं, वो सारे निकल जाता है। सेकेंड है यहाँ पे, वाटर देन गोज टू अ ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो ग्रीट और सैंड रिमूवल जो टैंक रहता है ना, उसके अंदर से वो पानी फिर बाद में जाता है। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रीट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। तो जो भी मतलब स्पीड रहती है ना पानी की, वो थोड़ी स्लो की जाती है। और फिर मतलब कि वो जो सैंड है, ग्रेट या पेपर से उसको थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए उसकी जो स्पीड रहती है वो कम कर देते हैं, ताकि उसके अंदर के जो मिट्टी व पत्थर वगैरह जो है ना वो नीचे बैठ जाते हैं। तो यहाँ फिगर 18.4 में दिखाया गया है ग्रेट एंड सैंड रिमूवल टैंक। तो ऊपर ऊपर का पानी फिर उसका आगे की प्रोसेस के लिए जाता है। 3 में दिखाया, थर्ड प्रोसेस में है, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टुवर्ड्स द मिडल। तो ये जो फर्स्ट स्टेप से जो निकला हुआ पानी रहता है वो सेकेंड स्टेप में जाता है, सेकेंड स्टेप से जो निकला हुआ पानी जो रहता है वो थर्ड स्टेप में जाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, एक बड़ा सा टैंक रहता है, स्लोप टू मिडल में स्लोप जैसा रहता है उसके। और फिर उसको थोड़ी देर ना सेटल करने के लिए रखा जाता है वहाँ पे। सॉलिड्स लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विथ अ स्क्रैपर, दिस इज द स्लज। तो जो मतलब पानी जो रहता है उसको सेटल होने के लिए रखा जाता है उसमें। और बीच में ऐसे स्लोप जैसा रहता है उसका, तो उस पे क्या रहता है ना कि वो सेटल होता है, और उसके अंदर पानी के अंदर का जो ये रहता है ना सॉलिड्स फेसेस वगैरह जो रहती है ना, वो नीचे बैठ जाती है, और फिर वो स्क्रैपर की मदद से बाद में निकाल दिया जाता है। तो उसको क्या बोलता है, दिस इज द स्लज। तो उस चीज़ को कहा जाता है स्लज, जो नीचे जो काला काला जो भी जमा हुआ रहता है ना, उसे कहा जाता है स्लज। A skimmer remove the floatable solids like oil and grease। तो स्कीमर जो रहता है वो क्या रिमूव करता है, ऑयल और ग्रीस जो रहता है ना वो रिमूव करता है। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। तो पानी जो अच्छे से साफ हो जाता है उससे क्या कहा जाता है, क्लैरिफाइड वाटर कहा जाता है। फिगर 8.5 में दिख रहा है वाटर क्लैरिफायर। The sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by anaerobic bacteria। तो स्लज जो रहता है ना वो सारा कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, सेपरेट टैंक में ट्रांसफर किया जाता है, और उसको कहा जाता है एनॉर्बिक बैक्टीरिया कहा जाता है। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और उस एनॉर्बिक बैक्टीरिया से क्या रहता है, बायोगैस प्रोडक्ट्स होती है उस सारी प्रोसेस से। तो वो किस लिए यूज़ किए जाती है, तो वो एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। फोर्थ प्रोसेस है यहाँ पे, एयर इज पम्प्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। तो हवा जो रहती है ना वो क्लैरिफाइड वाटर के अंदर छोड़ा जाता है, तो वो एरोबिक बैक्टीरिया को हेल्प करती है बढ़ने के लिए। बैक्टीरिया कंज्यूम्स ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप्स एंड अदर अनवाटर मैटर्स स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। फिगर 18.6। तो उसके अंदर वो हवा छोड़ते हैं, हवा छोड़ने की वजह से क्या रहते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया जो रहते हैं वो बढ़ते हैं। वो एरोबिक बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, खाते हैं, वो कंज्यूम करते हैं जो ह्यूमन का वेस्ट होता है, या फिर फूड पार्टिकल्स, फूड वेस्ट जो रहता है वो खाते हैं। साबुन खा लेते हैं, या फिर अनवांटेड मैटर जो रहते हैं ना उसके अंदर क्लैरिफाई वाटर के अंदर फिर भी बचे हुए जो रहते हैं वो सारे वो एरोबिक बैक्टीरिया खा जाते हैं। तो एरेटर कहा जाता है उसको, ये फिगर 18.6 में दिखाया गया है एरेटर। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। कुछ घंटों बाद क्या होता है ना, तो ये जो माइक्रोब्स रहते हैं ना वो नीचे टैंक के अंदर बैठ जाते हैं एज एक्टिवेटेड स्लज। तो उसे कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम द टॉप। तो जो ऊपर का पानी रहता है ना वो ऊपर का पानी वो निकाल देते हैं। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। तो जो एक्टिवेटेड स्लज जो रहता है ना वो 97% पानी का जो वो रहता है वो रहता है। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। Dried sludge is used as manure, returning organic matter and nutrients to the soil। तो वाटर को क्या करा जाता है ना,
उसमें से कैसे निकालते हैं, तो सैंड के थ्रू या ड्राइंग बेड्स या फिर मशीन्स के थ्रू उसको निकाल दिया जाता है। और फिर जो ड्राइड ये स्लज रहता है तो उसको एक खाद की तरह यूज़ किया जाता है। तो वो ऑर्गेनिक मैटर या रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर है, तो इसलिए फिर वो मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स पैदा करने के लिए फिर ये खाद की तरह यूज़ किया जाता है। द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। तो जो ट्रीटेड वाटर रहता है ना, तो उसमें बहुत कम लेवल हो जाती है, लो लेवल पे आ जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल में और सस्पेंडेड मैटर का भी। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू अ सी, अ रिवर और इनटू द ग्राउंड। और फिर ये किस में छोड़ा जाता है, समुद्र में छोड़ा जाता है या फिर नदी में छोड़ा जाता है, या फिर जो ग्राउंड का पानी रहता है, मतलब जमीन की जो पानी रहती है ना, तो उसमें छोड़ दिया जाता है। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर। तो जो नेचुरल प्रोसेस जो रहती है ना, नेचुरल प्रोसेस भी क्लीनिंग की रहती है। तो समुंदर का पानी में मिक्स किया जाता है, नदी में पानी मिक्स कर दिया जाता है, या फिर अंडरग्राउंड डाल दिया जाता है पानी। तो जो जमीन में ही देख लेते हैं, जैसे कि अंडरग्राउंड में प्रोसेस क्या रहती है कि बहुत सारे पेबल्स वगैरह रहते हैं, सैंड रहती है, तो उसके थ्रू वो नीचे जाते जाते वो पानी फिल्टर होते जाता है एक तरह से, तो नेचुरली फिल्टर होता है। रिवर का ही देखोगे अगर आप, तो रिवर कभी भी अपने साथ कोई भी गंदगी नहीं लेके जाती है, उसके आजू बाजू में वो चीज़ें साइड में होते जाती है। कभी भी नदी किनारे पे देखी होगी ना, तो बहती नदी के साथ साथ में कुछ नहीं रहता है, वो साइड में छोड़ती जाती है, बॉटल्स, कचरा, प्लास्टिक जो भी रहेगी वो साइड में छोड़ती जाएगी, ऐसा रहता है। ऐसा ही सी वाटर का भी है, तो वो भी किनारे पे ला ला के छोड़ देता है, और ये एक नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस उसमें रहती है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्ट वाटर विद केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कभी कभी ये नेसेसरी भी हो जाता है कि जो ये बेकार सा पानी, डिसइंफेक्टेड वाटर जो है, वो केमिकल से या फिर क्लोरीन से या ओजोन से रिलीज किया जाए, और मतलब छोड़ने के पहले, उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में छोड़ने के पहले इन सब केमिकल से, इस प्रोसेस से उसको भेजा जाए। ये भी कभी कभी नेसेसिटी आ जाती है ऐसे भी। बिकम एन एक्टिव सिटीजन्स, हमारे क्या क्या काम है, हमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए। वेस्ट जनरेशन इज a natural part of human activity, but we can limit the type of waste and quantity of waste produced. तो वेस्ट जो है वो नेचुरल पार्ट है अपना ह्यूमन एक्टिविटी में, कि हमारी बॉडी से या फिर हमारे डेली चोर से, हाउस चोर से, या डेली जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे वेस्ट तो निकलना ही निकलना है। वो एक ह्यूमन एक्टिविटी नेचुरल सी, कि उसका हम कुछ कर नहीं सकते, पर हम क्या कर सकते हैं, तो हम उसे लिमिट दे सकते हैं कि टाइप ऑफ वेस्ट क्या निकलता है और कितनी क्वांटिटी में वेस्ट निकला है, तो उसको हम एक लिमिट दे सकते हैं। ऑफन वी हैव बीन रिपेलेंट बाय ऑफेंसिव स्मेल, द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्गस्टिंग। तो उस चीज़ों की वजह से क्या होगा ना, कि हमने जो मतलब जो ओपन ड्रेन्स खुली रह जाती है, तो उससे स्मेल बहुत गंदी गंदी आती है, जब भी साइड, रोड के साइड में जब भी खुलता है तो बहुत गंदा स्मेल करता है। तो उसमें फिर मच्छर वगैरह होने का भी चक्कर रह जाता है। द सिचुएशन वर्सन इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। और ये सिचुएशन तब खराब हो जाती है जब रेनी सीजन आता है, बारिश के दिनों में आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे जो ड्रेन्स रहते हैं ना, वो ओवरफ्लो करती है। तो ओवरफ्लो करने से क्या होता है ना, उसके अंदर का सारा गंदा पानी जो है वो रोड्स पे आ जाता है, और फिर वो बहुत ही बुरी तरह से बदबू भी मारता है, और उसके ऊपर मॉस्किटोज होने का या कुछ भी रिपेलेंट्स होने का, मतलब कोई भी कीड़े मकोड़े, कुछ भी बीमारियों वाले organisms उस पे आ ही जाते हैं। We have to drain start overflowing when we have to wade through the mud pools on the roads. Most unhygienic and unsanitary conditions prevail. Flies, mosquitoes and other insects breed it. तो वो क्या होता है ना, रोडों पे आ जाता है, उस वजह से कीचड़ भी रहता है, गंदगी सी रहती है, स्मेल भी आ जाती है, तो वो बहुत ही अनहाइजेनिक है, अनसैनिटरी कंडीशंस में रहता है। तो उसमें फिर ये कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ सारी घूमने लग जाती कि, और उसके ऊपर भन बनाती रहती है। You can be an enlightened citizen and approach the municipality or the ग्राम पंचायत। तो आप ग्राम पंचायत को या म्यूनसिपालिटी को बोल के भी ये कर सकते हो, और इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। और आप उनको बोल सकते हो कि जो भी ओपन ड्रेन्स है उनको कवर किया जाए। इफ़ द सीवेज ऑफ द एनी पर्टिकुलर हाउस मेक्स द नेबरहुड डर्टी, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर्स हेल्थ। तो अगर आपके आजू बाजू में या ऐसे कोई कर रहा होगा या गंदा रख रहा होगा, तो आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप ऐसा मत कीजिए। डोंट ऐड द लोड ऑफ WWTP पहली वंडर्स हाउ। तो
मतलब WWTP पे लोड मत दीजिए, तो क्या लोड दे रहे हैं हम लोग ये। और यहाँ पे एक डिड यू नो का दिया है, तो हमें देखना है कि इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज ऑल अलोंग सीवेज पॉन्ड्स ट्रीज दिस ट्रीज absorbs all the surplus wet water rapidly and release pure water vapor into the atmosphere। तो एक सजेस्ट किया गया है यूकेलिप्टस ट्रीज जो रहते हैं, नीलगिरी के ट्रीज जो रहते हैं ना, वो इन सीवेज पॉन्ड्स के आजू बाजू में लगा दिए जाए। तो वो क्या करते हैं कि वो वेस्ट वाटर को बहुत ही फास्टली एब्जॉर्व करते हैं, और फिर उसके जो वेपर रहती है, तो उसके थ्रू वो क्या कहते हैं कि प्योर वाटर वेपर वो एटमॉस्फेयर को देते हैं, रिलीज करते हैं वो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया दिया गया है। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं जहाँ जहाँ भी सीवेज प्लांट्स होंगे ना, तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 18.5, बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे 18.5 में दिखाया गया है कि जो हम एक घर में जो काम करते हैं, जो भी हाउसकीपिंग की चीज़ें करते रहते हैं ना, तो उसमें हमें कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। तो क्या करना है, वन ऑफ द वेज टू मिनिमाइज और एलिमिनेट वेस्ट एंड पोल्यूटेंट्स एट देयर सोर्स इज़ टू सी व्हाट यू आर रिलीजिंग डाउन द ड्रेन्स। तो हमें देखना है कि आप जो भी मिनिमाइज कर सकते हैं, या फिर मतलब जो भी वेस्ट आप घर से निकाल रहे हो, तो उसको ना मिनिमाइज कर दे, कम कर दे उस चीज़ों को जो भी आप ड्रेन में डाल रहे हो, उसको आप कोशिश कीजिए। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन्स। तो जो भी खाने का ऑयल रहता है या फैट्स रहते हैं, वो आपको नाली में नहीं डालना है। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। तो वो क्या करते हैं, जम जाता है पाइप के अंदर और ब्लॉक कर देता है। In an open drain, the fats clog the soil pores, reducing its effectiveness in filtering water। तो वो क्या करता है ना, ओपन ड्रेन्स में क्या रहता है, फैट्स क्लॉग कर देता है, सॉइल के जो पोर्स रहते हैं ना, उनको बंद कर देता है। अभी जो ड्रेन्स बनाई जाती है, तो उसके आजू बाजू में मिट्टी रहती है, तो मिट्टी के जो पोर्स रहते हैं वो बंद कर देता है ये फैट्स। और उस वजह से जो फिल्टरिंग वाटर की जो प्रोसेस रहती है ना, वो भी इफेक्ट कर जाती है वहाँ पे। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। तो ऑयल है या फैट्स है, ये आपको कहाँ पे फेंकना है, डस्टबिन के अंदर फेंक देना है आपको। तो ये चीज़ें यहाँ पे चेंज करनी है। Chemicals like paints, solvents, insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that help purify water. So do not throw them down the drain. तो केमिकल्स जो रहते हैं, जैसे कि पेंट्स रहते हैं, सॉल्वेंट्स रहते हैं, या फिर कीड़े मकोड़े मारने की कोई दवा रहती है, या मोटर ऑयल्स रहता है, गाड़ियों का ऑयल रहता है, कुछ दवाइयाँ रहती है, तो ये क्या करता है कि वो माइक्रोब्स को मारता है। तो ये पानी को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है, तो उनको भी ना ड्रेन में आपको नहीं फेंकना है। यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन सैनिटरी टॉवेल्स एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन। फिगर 18.7 में यहाँ पे दिखाया गया है कि डू नॉट थ्रो एवरीथिंग इन द सिंक। तो जो भी चीज़ें हैं ना, वो सारी सिंक में नहीं डालनी है आपको, कुछ चीज़ें आपको डस्टबिन में डालनी है। कैसी, जैसे कि चाय पत्ती है, सॉलिड फूड रिमेन्स जो रहता है, मतलब खाना जब कभी झूठा रह जाता है या फिर खाना साफ करते हैं, तो जो पार्टिकल्स रहते हैं, तो वो सारे आपको सिंक में नहीं डालना है, उसे आपको डस्टबिन में डालना है। जैसे कि आजकल तो सिटीज़ में निकला भी है गीला कचरा, सूखा कचरा। तो सूखा कचरा जो है वो ड्राई वेस्ट है आपका, सारा जो पेपर्स वगैरह जो भी रहते हैं, जो भी धूल मिट्टी कचरा जो भी रहेगा, या प्लास्टिक्स है, रबर बैंड्स, वो एवरीथिंग आपको ड्राई वेस्ट में डालना है। और वेट वेस्ट में क्या डालोगे, गीले कचरे में क्या डालना है, तो नाखून है आपके, बाल है आपके, या फिर खाना जो बचा हुआ खाना का जो रहता है, जूठा खाना जो आप फेंकते हैं वो रहता है, चाय पत्ती रहती है, तो वो सारी चीज़ें आपको गीले कचरे में डालना है। तो आपको ये नेसेसरी नहीं कि हर चीज़ आप सिंक में ही डालो। दिस वेस्टेज चॉक द ड्रेन्स, दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। तो ये सारे वेस्टेज जो रहते हैं ना, अगर आप उसमें डाल दोगे, तो वो क्या करता है, बंद कर देता है। तो आपको क्या करना है, चाय पत्ती उसमें नहीं डालनी है, जो बचा हुआ खाना है वो भी नहीं डालना है, जो सॉफ्ट टॉयज रहते हैं वो कभी डाल दोगे तो वो भी नहीं डालना है, रुई नहीं डालना है, सैनिटरी टॉवल्स रहते हैं वो भी नहीं डालना है आपको इसमें, सिंक में। तो वो चॉक कर देगा ड्रेन्स को, और जो ऑक्सीजन फ्लो रहेगा वो भी वो बंद कर देगा। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो वो क्या करता है, डिग्रेडेशन जो प्रोसेस रहती है उस पे अफेक्ट करता है। In the year 2016, the Government of India has initiated a new mission known as Swachh Bharat, under which a lot of drives such as proper sewage disposal and providing toilets for everyone have been started.
तो साल 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन स्टार्ट किया था, उसका नाम है स्वच्छ भारत। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई है और उसको इनिशिएट किया गया है कि जैसे कि सीवेज डिस्पोजल है और टॉयलेट दिया गया हर एक के लिए, और वो स्टार्ट किया गया है। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, अ डिज़ाइन ऑफ अ टॉयलेट इन विच ह्यूमंस एक्सट्रैक्ट इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म्स हैज़ बीन टेस्टेड इन इंडिया। वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट का भी यहाँ पे सजेशन दिया गया है। तो उस टॉयलेट में क्या रहता है कि जो इंसानों से निकला हुआ जो वेस्ट है, तो वो अर्थवॉर्म्स क्या रहता है, उससे ट्रीट किया जाता है। तो ये इंडिया में टेस्ट हो रहा है। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी अ नोवेल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। तो एक आपको बताया गया है कि कम पानी का यूज़ करें ताकि टॉयलेट सेफ रहे, ह्यूमन वेस्ट प्रोसेसिंग जो रहती है ना ह्यूमन वेस्ट के, तो प्रोसेस के लिए सेफ रहे इसलिए। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक। तो जो टॉयलेट का ऑपरेशन रहता है ना वो बहुत ही सिंपल है और हाइजीनिक भी है। द ह्यूमन एक्सट्रैक्ट इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू वर्मी केक्स, अ रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल। तो ये जो ह्यूमन का एक्सट्रैक्ट जो निकला हुआ रहता है ना, तो वर्मी केक्स में बनता है, और वो जो खाद रहता है, वो जो खाद मतलब जो मिट्टी रहती है खेतों की वगैरह, तो उसमें खाद के लिए बहुत ही बेस्ट है ये। तो वो यूज़ किया जाता है। आपने अगर देखा होगा कि कभी कभी ना सेप्टिक टैंक खाली किए जाते हैं घरों के, होटल्स के वगैरह, तो वहाँ पे म्यूनसिपैलिटी की तो गाड़ी आती ही है लेने के लिए, आपको क्लीन करने के लिए। आपको एक मतलब एप्लीकेशन देना रहता है, वो लोग क्लीन करके जाते हैं। जैसे कि नए घर बनाते हैं हम लोग, तो बहुत बार ये प्रोसेस करनी पड़ती है कि पुराना सेप्टिक टैंक अगर ख़राब हो गया है या फिर आपको बड़ा करना हो, या नया भी बनाते पूरा तोड़ के जब कर रहे हो वगैरह, या नई जगह पे भी बनाते, तो पुराना आपको खाली करना रहता है। तो फिर पुराना खाली करते वक्त फिर वो वेस्ट आप कहाँ लेके जाओगे, तो म्यूनसिपालिटी के यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दे के वो लोग आते हैं, क्लीन करके जाते हैं अच्छे से। फिर वो जो मटेरियल रहता है, तो आप चाहो तो या तो अपने खेतों में वगैरह डाल सकते हैं, या कुछ लोग आपने देखा भी होगा कि खुद होके जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये वेस्ट हमारे खेतों में डलवाना है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सॉइल के लिए बहुत ही अच्छा है। ना ही उसकी कोई स्मेल आती है, ना ही कुछ आता है, ये बेस्ट उसके लिए खाद होता है। तो उससे जो मतलब सॉइल की न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाते हैं, तो उनके जो अनाज है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आता है, अच्छी क्वालिटी का आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 18.6, सैनिटेशन एंड डिसीज। तो सैनिटेशन और डिसीज, ये आपको पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग। तो पुअर सैनिटेशन एंड कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज द कॉज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिसीजेस। तो जो मतलब पुअर सैनिटेशन है या फिर खराब गंदा पानी है, पीने का जो पानी है वो गंदा है, तो वो क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बीमार करते हैं लोगों को। लेट अस लुक एट अवर ओन कंट्री, अ वास्ट नंबर ऑफ अवर पीपल आर स्टिल विदाउट सेवरेज फैसिलिटीज़। तो हमारा ही देश का देख लेते हैं, तो काफ़ी मात्रा में, मतलब वो बड़ी ही मात्रा है, बड़े नंबर से ही है वो, कि हमारे लोगों को सीवरेज फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है। वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स, तो वो क्या करेंगे अब उसके लिए। अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफेसेटेड इन द ओपन ऑन dry river beds, on railway tracks, near fields and many a time directly in a water। तो फिर वो क्या करेंगे फिर, तो वो क्या करते हैं, फिर जाते हैं लोग तो ओपन में, ओपन खुली जगह पे जाते हैं, या फिर नदी किनारे पे जाते हैं, या फिर रेलवे ट्रैक्स के पास में जाते हैं, या फिर कोई खेत हो उसके पास में चले जाते हैं, या कभी कभी तो वो डायरेक्ट पानी में ही जाते हैं। तो वो टॉयलेट फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से फिर वो उस जगह पे जा जाके वो सारी जगह गंदी करते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सट्रैक्ट इज ए हेल्थ हजार्ड। अब ये जो ह्यूमन एक्सट्रैक्ट जो निकलता है हमारी बॉडी से, तो वो जो रहता है वो हेल्दी नहीं रहता है, बहुत ही डेंजरस सा रहता है, क्योंकि वो ट्रीटेड नहीं है इसलिए। इट में कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। तो ये क्या करता है, सॉइल पोल्यूशन भी करता है और वाटर पानी को भी गंदा करता है, ज़मीन को भी गंदा करता है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। तो जो सरफेस का पानी है वो तो गंदा हो ही रहा है, पर जो ग्राउंड वाटर है वो भी गंदा हो रहा है। ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मेनी रिवर्स, एज यू लर्न इन चैप्टर 16। तो ग्राउंड वाटर भी क्या है, किस किस चीज़ों का सोर्स है, तो जो भी कुएं रहते हैं या ट्यूबवेल्स रहते हैं, स्प्रिंग्स रहते हैं, या बहुत सारी नदियाँ, तो ये उनका सोर्स रहता है ग्राउंड वाटर। ये आपने चैप्टर 16 में सीखा है। दस इट बिकम्स द मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बोर्न डिसीजेस। तो ये ही मेन जड़ हो गई है, कॉमनली जड़ हो गई है और पानी से जो डिसीजेस बनती है तो उसकी।
दे इंक्लूड कॉलेरा, टाइफॉइड, पोलियो, मैग्नीटाइज, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री। तो उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, तो कॉलेरा हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, पोलियो हो रहा है, हेपेटाइटिस हो रहा है, डिसेंट्री हो रही है उस वजह से। भुजो वांट्स टू नो हाउ सीवेज इज डिस्पोज्ड ऑफ इन एन एरोप्लेन। अब भुजो को ना एक सवाल आया है कि एरोप्लेन पे ये सीवेज कैसे डिस्पोज होता है। Here is the next point, point number 18.7, alternative arrangements for sewage disposal। तो सीवेज डिस्पोजल्स के क्या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स की गई है ये देखते हैं। To improve sanitation, low cost on site sewage disposal systems are being encouraged। तो सैनिटेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए या फिर ऑन साइट सीवेज जो रहता है उसकी कॉस्ट कम करने के लिए डिस्पोजल सिस्टम्स बनाई गई है। एग्जांपल्स आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स, कंपोस्टिंग पिट्स। तो उसके लिए क्या है, क्या फिर अल्टरनेटिव्स ढूंढे गए हैं, तो सेप्टिक टैंक्स बनाया गया है, केमिकल टॉयलेट्स बनाए गए हैं, कंपोस्टिंग पिट्स बनाए गए हैं। Septic tanks are suitable for places where there is no sewerage system, for hospitals, isolated buildings, और क्लस्टर ऑफ 4 to 5 हाउसेस। तो सेप्टिक टैंक्स क्या रहता है, वो किस किस जगह के लिए सुटेबल हो गए, तो जैसे कि वहाँ पे सेवरेज सिस्टम नहीं है कोई भी उसके लिए, तो वैसी जगह कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, या फिर अकेले कोई बिल्डिंग्स हैं, फिर क्लस्टर्स है जहाँ पे जिसके अंदर 4 से 5 घर हैं, तो वहाँ के लिए बेस्ट है। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। तो कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे स्टार्ट भी किया है कि ह्यूमन वेस्ट का जो डिस्पोजल टेक्नोलॉजी बनाई गई है उन्होंने। दिस टॉयलेट्स डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग। तो उन टॉयलेट्स को स्कैवेंजिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सट्रेटा फ्रॉम द टॉयलेट सीड्स फ्लो थ्रू कवर ड्रेन्स इनटू अ बायोगैस प्लांट। तो ये जो एक्सट्रैक्ट निकलता है ह्यूमन बींग्स का, तो टॉयलेट सीड्स में से थ्रूली किस में जाता है, बायोगैस प्लांट के अंदर जाता है, और वो कवर किया हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि वो खुला रहता है। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और उस वजह से क्या रहता है, उस प्लांट में से बायोगैस निकलती है और बायोगैस को सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 18.8, सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस पे सैनिटेशन की क्या सुविधा रहनी चाहिए या फिर क्या रहती है, ये हमें देखना है। इन अवर कंट्री फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड पेरियोडिकली, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन देम। तो हमारे पब्लिक प्लेसेस की सैनिटाइजेशन के लिए हमारी कंट्री में बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं और बहुत सारे लोग भी उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशंस, बस डिपोट्स, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस। तो कुछ जो प्लेसेस होती है ना, लाइक रेलवे स्टेशन है, बस डिपो है, या फिर एयरपोर्ट से, हॉस्पिटल से, तो वहाँ पे लोगों का आना जाना चलता ही रहता है, वो बहुत ही बिजी प्लेसेस रहती है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट देम डेली। तो वहाँ पे हज़ारों में से लोग आते जाते रहते हैं डेली के बेसिस पे। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हियर। तो यहाँ पे जो वेस्ट जो जनरेट होता है वो बहुत ही बड़ी मात्रा में रहता है। इट मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक्स कुड ब्रेक आउट। तो इसको जो है ना अच्छे से डिस्पोज करना है, नहीं तो फिर वो जो एपिडेमिक है वो बाहर आ जाएगा। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। तो गवर्नमेंट ने सैनिटेशन के स्टैंडर्ड्स तो बनाए गए हैं पर अनफॉर्चुनेटली वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होते बहुत बार। However, all of us can contribute in maintaining sanitation at public places। तो हमें देखना है कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे जो सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यह हमें भी ध्यान देना चाहिए। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। इफ देयर इज नो डस्टबिन इन साइट वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो जो भी कचरा कूड़ा जो भी हमारे पास में है, वो हमें ऐसे ही नहीं फेंकना है, वो हमेशा हमें डस्टबिन में डालना है। और अगर डस्टबिन नहीं है हमारे पास में, तो वो कलेक्ट करके हमारे साथ पे हमें लेके आना है हमारे घर पे और हमारे डस्टबिन में उसे डाल देना है। कंक्लूजन्स, वी ऑल हैव अ रोल टू प्ले इन कीपिंग अवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। तो हमें सबको हमारा एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी रखने के लिए काम करना चाहिए। यू मस्ट रियलाइज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेंटेनिंग द वाटर सोर्सेज इन अ हेल्दी स्टेट। हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वाटर सोर्सेस है उसे हमें हेल्दी स्टेट में मेंटेन करना है। एडॉप्टिंग गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस शुड बी अवर वे ऑफ लाइफ। तो जो गुड सैनिटेशन प्रैक्टिसेस है, जो भी मतलब अच्छी आदतें हमें अपनानी है और हमारी लाइफ में
अडॉप्ट करनी है। एज एन एजेंट ऑफ चेंज योर इंडिविजुअल इनिशिएटिव विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। इन्फ्लुएंस अदर्स विथ योर एनर्जी, आइडियाज एंड ऑप्टिमिज्म। हर एक का पर्सनल पार्टिसिपेंट भी इसमें बहुत मायने रखता है। आप लोगों को समझा सकते हो कि आपको आपके जो अलग अलग आइडियाज़ होगी या एनर्जी होगी, आपके पास कुछ आइडियाज़ होंगे, कुछ तरीके होंगे कि ऐसे करने से ये हो सकता है, वैसे करने से ये हो सकता है। आपको भी खुद को पर्सनली लोगों को बताना है, इनिशिएट करना है आपको भी। और फिर ये जो सारी चीज़ें आप करोगे तो उससे बहुत बड़ा डिफरेंस भी होने वाला है। अ लॉट कैन बी डन इफ़ पीपल वर्क टुगेदर। बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है अगर पीपल, सब लोग अगर साथ में मिलकर काम करें तो। देयर इज़ अ ग्रेट पावर इन कलेक्टिव एक्शन। तो साथ में मिलके काम करने की बहुत ही बड़ी पावर होती है। जैसे कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने बोला है कि नो वन नीड टू वेट फॉर एनी वन एल्स टू अडॉप्ट अ ह्यूमन एंड इनलाइटेंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो हमें महात्मा गांधी जी की बातों का ध्यान में रखते हुए हमें भी ये करना है। और हमारी कंट्री को साफ करने के लिए, हमारे स्वच्छ भारत अभियान को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ आदतें, कुछ कोशिशें हमें भी करनी है। और यही सब पढ़ाए हमने इस लेसन में। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये लेसन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। किसी भी पॉइंट पे ये लेसन पसंद आया हो या कोई भी पॉइंट्स पसंद आए होंगे, डिस्क्रिप्शंस पसंद आए होंगे, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स रख देना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।